नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यटन प्रबंध विषय में अध्यापन का कार्य कर रहा हूं। आप सभी के बीच में मैं स्वयं पोर्टल पे बेसिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के नाम से एक कोर्स शुरू किया है। आज इस कोर्स का मॉड्यूल 8 का लेक्चर नंबर 2 मैं आप सभी से चर्चा करूंगा। इस मॉड्यूल में हम बात कर रहे थे टूरिज्म प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की। तो आज जो हम चर्चा का विषय होगा हमारा वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट एंड टूरिज्म एरिया लाइफ साइकिल, दो चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। पहली तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट, पर्यटन उत्पादों के जो विशेषता क्या है, लक्षण क्या है, तो उसमें इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, अविभाज्यता जो है, पेरिसेबिलिटी जो नाशशीलता है, एंड हेट्रोजेनिटी विविधता है, सीजनैलिटी होती है, एंड कंपोजिट नेचर समग्र प्रकृति होती है, एंड हाई इन्वॉल्वमेंट उच्च भागीदारी होती है। तो ये मुख्य जो है कुछ बिंदु हैं जिस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो पर्यटन की जो TALC पर्यटन क्षेत्र में जीवन चक्र है उसका वर्णन भी हम करेंगे इस पे। तो शुरू करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट। जो पर्यटन के उत्पाद हैं उनकी विशेषताएं। हालांकि हम लोगों ने जब पर्यटन उत्पाद का वर्णन किया तो पर्यटन उत्पाद के को क्लासिफिकेशन करते हुए टेंजिबल, इंटेंजिबल और नेचुरल और मैन मेड टूरिज्म प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। तो जो नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, तो नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो किसी न किसी रूप में किसी टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं, वो सभी नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं। वही मैन मेड है। तो अब वो प्रोडक्ट का उद्देश्य क्या है, सर्विसेज का उद्देश्य क्या है। जो टूरिज्म प्रोडक्ट में जो कुछ मूर्त अमूर्त हैं, कुछ सर्विसेज हैं, तो वो कैसे उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या महत्ता है इस प्रोडक्ट की। तो इसको जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि टूरिज्म प्रोडक्ट जो है ये एक तरह से बड़ा ही इसकी पेरिसेबिलिटी होती है। इस टूरिज्म प्रोडक्ट की जो विशेषता है वो विशेषता है इंटेंजिबिलिटी की। इंटेंजिबिलिटी का मतलब होता है अमूर्तता। मतलब कि एक पर्यटन उत्पाद की सबसे विशेषता में से उसकी एक अमूर्तता है कि कपड़ों या इलेक्ट्रॉनिक जैसी भौतिक वस्तुओं के विपरीत पर्यटन उत्पाद को खरीद से पहले देखा, छुआ या संग्रहित नहीं किया जा सकता है। यात्री अनुभव खरीदते हैं, चाहे वह होटल में ठहरना हो, निर्देशित पर्यटन हो या एक साहसिक गतिविधि हो। खपत तक गुणवत्ता के ठोस प्रमाण के बिना जो है हम उसको, वो अमूर्तता को जो है बस एक्सपीरियंस के आधार पे जो है हम उसको जो देखते हैं। उसको ये नहीं कि भाई होटल में रुक के तब हम बताएंगे कि रुकने लायक होटल है कि नहीं आपका, हवाई जहाज़ में बैठ के तब हम बताएंगे कि हवाई जहाज़ बैठने लायक है कि नहीं आपकी। ऐसा नहीं होता है। डेस्टिनेशन को देख के अंदर जाके म्यूजियम में टिकट लग रहा है, वो तो म्यूजियम में टिकट जाके देख लेंगे, फिर हम बताएंगे कि देखने लायक है कि नहीं। ऐसा नहीं होता। इंटेंजिबिलिटी होती है, अमूर्तता होती है। पहले से उसकी जो इमेज बिल्डिंग है, उस इमेज बिल्डिंग के आधार पर ही टूरिस्ट जो है पैसा खर्च करता है, वहाँ पहुँचता है, आकर्षण के केंद्र तक जाता है और वो उसके आगे की प्रक्रिया करता है। जैसे कि वो म्यूजियम के अंदर गया या कोई साइट पे विजिट करने के लिए गया, तो ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, जितने भी सर्विसेज हैं वो इंटेंजिबल होती हैं। वो पता पहले से नहीं होता कि कैसा है, ड्राइवर कैसा है गाड़ी का, ये कैसे पता चल सकता है। तो उसका उपयोग करने के बाद ही होता है। और टूरिज्म इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में तो दो ही चीज़ें हैं, या तो टूरिस्ट विल बी सेटिस्फाई या डिससेटिस्फाई। बीच का कोई रास्ता ही नहीं होता है। वो टूरिस्ट या तो संतुष्टि पर अपनी बात बताएगा कि मैं संतुष्ट हूँ सर्विसेज से, या तो असंतुष्ट है। तो ये इंटेंजिबल एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है टूरिज्म इंडस्ट्री में, टूरिज्म प्रोडक्ट के लिए। और इसकी इम्प्लीकेशन ऑफ इंटेंजिबिलिटी और अमूर्तता का जो कारण है, जो मार्केटिंग चैलेंजेज होते हैं इसके लिए। जब भी जो मार्केटिंग का जो व्यक्ति होता है वो इंटेंजिबल होने के कारण जो है वो उसको बहुत प्रभावी ढंग से उसको बता नहीं सकता है। तो क्या करता है, भौतिक विपणन की चुनौतियाँ, जैसे कि चूँकि पर्यटन सेवाओं को भौतिक रूप से प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, इसलिए व्यवसायों को अपना मूल्य बताने के लिए प्रभावी ब्रांडिंग, प्रशंसा पत्र, डिजिटल प्रचार पर भरोसा करना चाहिए।
अब वो क्या करते हैं कि आप देख लीजिए कि ये आप विजिट करके इस किसी ट्रेवल ब्लॉगर है उसकी साइट का रिफ़र करेंगे, या कुछ जो रिव्यूअर हैं वो कितने स्टार इसको दे रहे हैं आजकल, उसके माध्यम से भी इमेज बिल्डिंग में ये काम आ रही है डेस्टिनेशन के। तो अमूर्तता के लिए वो जब मार्केटिंग करते हैं तो उस इमेज को लेके चलते हैं। कोई रेस्टोरेंट है तो उस रेस्टोरेंट की लाइकिंग डिसलाइकिंग कितनी है, तो कितने लोगों ने कितने स्टार दिया है, कितने रिव्यूअर रिव्यू करने के बाद कितने उसको जो है वैल्यू दे रहे हैं, उसके आधार पे उसकी जो है इम्पोर्टेंस बढ़ती है और मार्केटिंग में उसकी भूमिका होती है। अब तो कस्टमर जो है उसको देख के भी जाता है कि कौन सी ट्रेन है, कितने स्टार की ट्रेन है, कौन सी फ्लाइट है, उस कितने स्टार की फ़्लाइट है, उसको कितना कस्टमर ने कितना स्टार दिया है। अगर वो कोई बसेज है, कोचेज है, तो वो कितने स्टार का है, वो क्या कस्टमर रिव्यू उसके क्या आ रहे हैं। वही कार रेंटल कंपनी है तो उसका क्या रिव्यू आ रहा है। तो जितने भी रेस्टोरेंट है, होटल है, उसका क्या रिव्यू आ रहा है, तो वो देख के कस्टमर जो है उसकी बुकिंग प्रक्रिया पे जाता है। तो ये एक मार्केटिंग का जो है चैलेंज है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करके और उससे अच्छा रिव्यू कराना। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, जो उम्मीद प्रबंधन है, जो कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। जब कस्टमर घर से निकलता है तो वो चाहता है कि उससे अच्छी स्थिति में जो है वो सर्विसेज को प्राप्त करे। घर पे भले ही चाहे जैसे रह रहा हो, लेकिन वो पे करता है जब सर्विसेज के लिए, तो उन सभी सर्विसेज को एक उच्च गुणवत्ता पे वो प्राप्त करना चाहता है। मानदंड उसका बड़ा मतलब मेंटल स्टेटस जो है बड़ा हाई होता है कि वो एक्सपेक्टेशन उसकी बड़ी ऊंची होती है। इस कारण से वो इसको लेके चलता है कि पर्यटन अपने अनुभवों की गुणवत्ता का अनुमान लगाने के लिए वर्ड ऑफ माउथ, ऑनलाइन समीक्षाओं और प्रचार सामग्रियों पर भरोसा करते हैं। उसके बाद रिस्क परसेप्शन होता है, जोखिम की धारणा होती है। उनका अमूर्त प्रकृति के कारण ग्राहक अक्सर खरीदारी का निर्णय लेने से पहले उच्च कथित जोखिमों का अनुभव भी करते हैं। दूसरी जो विशेषता है वो है इनसेपरेबिलिटी, अविभाज्यता, मतलब इसको बांटा नहीं जा सकता है। जैसे कि पर्यटन उत्पाद और खपत के मामले में अविभाज्य है, उन सामानों के विपरीत उन्हें उत्पादन, संग्रहित और फिर बेचा जा सकता है। पर्यटन के अनुभव को एक ही समय में उत्पादित और उपभोग किया जाना चाहिए, उसके बाद वो बेचा नहीं जा सकता है। तो इम्प्लीकेशन ऑफ इनसेपरेबिलिटी, जो अविभाज्यता के निहितार्थ है, जो कस्टमर इंटरेक्शन ग्राहक की सभ्यता, सेवा प्रदाता अनुभव को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए एक टूर गाइड का ज्ञान और उत्साह सीधे एक पर्यटक को संतुष्टि को प्रभावित करता है। जो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हुए गाइड जो इस प्रकार से वर्णन करता है डेस्टिनेशन का, के कारण उस गाइड के जो डिटेल वर्णन की जो क्षमता है, उस क्षमता के कारण उस डेस्टिनेशन के इमेज पे प्रभाव पड़ता है। वो किस प्रकार से वर्णन किया, उससे डेस्टिनेशन की इमेज बिल्डिंग होती है, और जो कस्टमर है वो उसका एक अलग उसका जो है पहचान बनती है। उस डेस्टिनेशन के बारे में वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करता है, फिर जो है उसकी अलग एक छाप जो होता है सोशल मीडिया के माध्यम से वो उस डेस्टिनेशन के बारे में लिखता है। तो क्वालिटी डिपेंडेंस ऑन सर्विस प्रोवाइडर जो है ऑल्सो, सेवा प्रदाताओं पर गुणवत्ता निर्भरता। पर्यटन उत्पाद की गुणवत्ता अक्सर आतिथ्य, ग्राहक सेवा और व्यावसायिकता जैसे मानवीय कारणों पर निर्भर करती है। लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है, सीमित मापनीयता होती है, जिससे पर्यटन सेवाओं में विशेष रूप से निर्देशित अनुभवों को सफल वितरण के लिए प्रदाता और ग्राहक दोनों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है। पेरिसेबिलिटी मतलब नाशशीलता, खराब होने की स्थिति होती है, इस प्रोडक्ट को खराब हो सकता है। जैसे कि पर्यटन उत्पाद अत्यधिक खराब होते हैं क्योंकि उन्हें संग्रहित या पुनः विक्रय नहीं किया जा सकता। यदि किसी होटल का कमरा एक रात के लिए खाली रहता है तो वो खाली कमरा वो दूसरे रात के लिए उसको डबल रेट पे नहीं बेच सकते हैं। जिस कास्ट का है उस कास्ट का वो लॉस गया उस दिन का। वहीं एयरलाइन की सीट अगर खाली रह जाती है तो वो खाली सीट जो है दोबारा नहीं बेची जा सकती है। फ्लाइट के उड़ने के बाद वो लॉस है एयरलाइन का, इसलिए उतने जो है उसको ये सारे जो सर्विसेज हैं ये पेरिसेबिलिटी के अंतर्गत आती हैं और नाशशीलता इसको कहते हैं। तो इसका इम्प्लीकेशन जैसे डिमांड फ्लैक्चुएशंस, टूरिज्म बिजनेस फेस अनप्रेडिक्टेबल डिमांड एंड मस्ट मैनेज कैपेसिटी इफेक्टिवली। मांग में उतार चढ़ाव होता है, पर्यटन व्यवसाय को अप्रत्याशित मांग का सामना करना पड़ता है, उन्हें क्षमता का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना चाहिए। डायनेमिक प्राइजिंग होता है, गतिशीलता मूल्य निर्धारण। होटल, एयरलाइंस और टूर ऑपरेटर अक्सर राजस्व को अधिकतम करने की बुकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए परिवर्तनीय मूल्य निर्धारित रणनीतियों का उपयोग करते हैं। मार्केटिंग एंड प्रमोशंस टू मिटिगेट लॉसेज, बिजनेस यूजेज लास्ट मिनट डील्स,
इधर सीजनल डिस्काउंट एंड टू फिल वैकेंट इन्वेंट्री। विपणन और प्रचार में जो है नुकसान को कम करने के लिए व्यवसाय खाली इन्वेंट्री को भरने के लिए अंतिम मिनट के सौदों को मौसमी छूट का उपयोग कर देते हैं। जैसे कई बार एयरलाइंस कंपनियां जो है लास्ट टाइम में जो है लो कास्ट टिकट पे जो है वो टिकट को सेल करने लगती है, जो कोई चाहे तो उसको परचेज करके यात्रा कर सकता है। वहीं होटल भी जो है देखता है कि अगर आज बुकिंग नहीं किया तो ये लॉस चला जाएगा, तो वो उसको तत्काल जो है बुक करने की कोशिश करता है। हेट्रोजेनिटी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये चौथा विशेषता है टूरिज्म प्रोडक्ट की। तो इसमें हम देखते हैं कि हेट्रोजेनिटी में के पर्यटन के अनुभव अत्यधिक परिवर्तनशील है और स्थान सेवा प्रदाता ग्राहकों की अपेक्षाओं और पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे कई कारकों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। विषमता जो इम्प्लीमेंटेशन हेट्रोजेनिटी का है वो क्वालिटी वेरिएबिलिटी मतलब गुणवत्ता की परिवर्तनशीलता। एक ही पर्यटन उत्पाद जैसे होटल में रहना, कर्मचारियों की बातचीत, स्वच्छता, ग्राहक सेवा के आधार भिन्न भिन्न हो सकता है। अब वो कहाँ से एक कस्टमर जो है किस प्रकार का फीडबैक लेता है वो डिपेंड करता है उसके जो है व्यवहार पे, कस्टमर की सर्विस पे। अब पता चला कि होटल की रूम सर्विस तो बहुत अच्छी है, लेकिन बाहर निकला और होटल के किसी कर्मचारी ने उससे गलत व्यवहार कर दिया, तो वो भी उसके उस होटल के इमेज बिल्डिंग पे प्रभाव डालता है। तो कंप्लीट ओवरऑल जो है इमेज बिल्डिंग में जो है सारी चीज़ें कहीं से भी उसको किसी प्रकार का दाग लगना नहीं चाहिए सर्विसेज में, तो तभी जो है उसकी इमेज बिल्डिंग बनती है। पर्सनलाइजेशन, निजीकरण, ग्राहकों की प्राथमिकताओं में विविधता के कारण व्यवसायों को विभिन्न अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुभवों को दर्ज करना चाहिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन चैलेंजेज है, जैसे अनलाइक मास प्रोडक्ट गुड्स टूरिज्म सर्विसेज कैन नॉट बी फुल्ली स्टैंडर्डाइज लीडिंग टू वेरिएशन एंड क्वालिटी। मानकीकरण चुनौतियां बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं के विपरीत पर्यटन सेवाओं को पूरी तरह से मानकीकृत नहीं किया जा सकता है, जिससे गुणवत्ता में भिन्नता आती है, दिक्कत होती है गुणवत्ता में। उसके बाद सीजनलिटी, पर्यटन में सीजनलिटी तो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। अब बहुत सारे समर सीजन आ गया है, तो भारत में भी बहुत सारे डेस्टिनेशन जो है सीजनलिटी के कारण जो है टूरिस्ट का मूवमेंट वहाँ पे कम हो जाता है या बंद हो जाता है, बिल्कुल नहीं जाते हैं। जैसे राजस्थान में डेजर्ट एरिया है, जैसलमेर की एरिया है, जैसलमेर में विंटर के सीजन में आते ही वहाँ पे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में तेज़ी के साथ जो है पर्यटकों का जमावड़ा बढ़ने लगता है, और जैसे ही गर्मी आती है वो घट के नगड़े होता है, ख़त्म हो जाता है। लोग घूमना नहीं पसंद करते, डे टाइम में तो कोई नहीं जाता है, इवनिंग में कुछ टूरिस्ट का जो है देखने को मिलते हैं। तो ये जो है ना सीजनलिटी टूरिज्म के सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जैसे अभी समर का सीज़न चल रहा है, तो मास टूरिज्म बहुत तेज़ी के साथ जो है डेवलप हुआ है माउंटेन एरिया में, हिल एरिया में जो है तो तेज़ी के साथ पर्यटकों का जो है बढ़ावा मिलता है। जो कोल्ड एरिया है वहाँ पे लोग जो है ज़्यादा जाने लगते हैं समर एरिया से, तो माउंटेन एरिया में जो है टूरिज्म का सीजनलिटी के कारण बढ़ावा होता है। बहुत सारे डेस्टिनेशन ऐसे है जहाँ पे रेनी सीजन होने के कारण जो है वहाँ पे टूरिस्ट नहीं जा पाते हैं, तो मौसम का पर्यटन के प्रभाव पे जो है बड़ा असर पड़ता है। और कुछ डेस्टिनेशन तो सीजनलिटी के अनुसार होते हैं, जैसे कुछ वाराणसी में टूरिस्ट का जो रिकॉर्ड टूटा था अभी, वो रिकॉर्ड टूटा देव दीपावली को, तो देव दीपावली तो वो सीजनल है ना, साल में एक ही बार आता है। उसके बाद बाकी जो उस दिन जो बोटमैन कमाए, अभी कुंभ के दौरान जो आसपास के शहरों के ऊपर जो लोड था, प्रभाव था यात्रा का, तो उसके कारण जो बिजनेस बढ़ा वो सीजनलिटी था। मतलब कुंभ तो 12 साल बाद लगता है, 6 साल बाद लगता है, तो हर 6 साल पे अर्धकुंभ और 12 साल पे महाकुंभ, तो उसके कारण जो मौसमी पर्यटन जो होता है ना वो बड़ा उससे जो है प्रभाव पड़ता है डेस्टिनेशन पे। पीक एंड ऑफ वेरिएबिलिटी होती है। पर्यटन व्यवसायों को मौसमी मांग के आधार पर मूल्य निर्धारण, स्टाफिंग और विपणन व्यवसायों के अनुकूल करना चाहिए। तो जैसे सीज़न कम हो वैसे आप सीज़न में जो है अगर कास्टिंग कम कर देते हैं, चार्जेस कम लगते हैं, तो लोग उससे जा सकते हैं घूमने के लिए। सस्टेनेबिलिटी की चैलेंजेज होती हैं। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी मतलब विविधीकरण व्यवसाय के उद्देश्य से साल भर के आकर्षण एंड अल्टरनेटिव टूरिज्म एक्सपीरियंस का जो है ध्यान रखना चाहिए उसमें। उसके पास कंपोजिट नेचर, समग्र प्रकृति, जो ये इसका प्रभाव है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है टूरिज्म की, जो छठा वो कंपोजिट नेचर मतलब समग्र प्रकृति होती है। सिंगल टूरिज्म प्रोडक्ट इज रियरली इंडिपेंडेंट
It is usually a combination of multiple service such as the transport, accommodation, food, attraction and entertainments. एक टूरिज्म प्रोडक्ट जो है मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि बिना ट्रांसपोर्ट के कोई टूरिज्म प्रोडक्ट सक्सेस हो सकता है। फूड, अट्रैक्शन, इंटरटेनमेंट्स, मतलब मनुष्य के लिए, पर्यटक के लिए जितनी आवश्यकताएं हैं डे टू डे, वो सारी आवश्यकताएं जो है उस डेस्टिनेशन पे अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे उसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ही, एकोमोडेशन चाहिए ही, तो एकोमोडेशन भी एक कंपोजिट, ये सारे मिल के, इंटरटेनमेंट की फैसिलिटी, उसको जो है गाइड की फैसिलिटी, तो ये सब मिल के जो है ये सपोर्ट करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री को। और ये जो कंपोजिट नेचर है इस टूरिज्म का, यही इसकी खूबसूरती है। तो इंटरडिपेंडेंस होता है, एक दूसरे पे आश्रितता बढ़ती है। कभी भी जो है किसी को एक के भरोसे जो है कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता है। एक प्रोडक्ट के बिक्री के पेट दूसरे की जो है कि भी बिजनेस को बढ़ावा देने की भूमिका बढ़ी रहती है, उसमें चांसेस बनते हैं। कोलैबोरेटिव मार्केटिंग होती है, दोनों मिलके साथ में सहयोग करके उसका डेस्टिनेशन की प्रमोशन की, मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी को अपनाते हैं और प्रमोट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। जैसे एयरलाइंस, टूर ऑपरेटर्स और जो आकर्षण के जगह हैं वो एक साथ मिलकर जो है व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। कस्टमर कन्वीनियंस, ग्राहक सुविधा, एकीकृत पर्यटन उत्पाद पर्यटकों के लिए लॉजिस्टिक परेशानियों को कम करते हुए सहज अनुभव प्रदान करते हैं। और हाई इन्वॉल्वमेंट, उच्च भागीदारी होती है इनकी। तो इम्प्लीकेशन ऑफ हाई इन्वॉल्वमेंट, उच्च भागीदारी की निर्धार जो है डिसीजन, मतलब उच्च भागीदारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है टूरिज्म का, जिसमें पर्यटन उत्पाद की योजना, वित्तीय निवेश, भावनात्मक संबंध के मामले में उपभोक्ता को उच्च भागीदारी की आवश्यकता होती है। इसका इम्प्लीकेशंस अगर देखते हैं तो डिसीजन कॉम्प्लेक्सिटी होती है, निर्णय जटिलता होती है, यात्री व्यापक शोध करते हैं, विकल्पों की तुलना करते हैं और बुकिंग से पहले विस्तृत यात्रा कार्यक्रमों पर भरोसा करते हैं। इमोशनल अटैचमेंट होता है। भावनात्मक पर्यटन उत्पाद में अक्सर व्यक्तिगत आकांक्षाएं, बकेट लिस्ट और अद्वितीय अनुभव शामिल होते हैं। मार्केटिंग इन्फ्लुएंस होता है। विपणन प्रभाव में व्यवसायों को ग्राहकों को सम्मोहक कहानी कहने, अनुभवात्मक विपणन और प्रत्यक्ष बातचीत के साथ संलग्न करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं टूरिज्म एरिया लाइफ साइकिल की। तो टूरिज्म एरिया लाइफ साइकिल में हम देखते हैं कि पर्यटन क्षेत्र जीवन चक्र, ये इसका सेकंड पहलू है इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद इस लेक्चर सीरीज का। तो टूरिज्म इज एन एवर इवॉल्विंग इंडस्ट्री दैट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इकोनॉमिक्स, सोसाइटीज एंड इन्वायरमेंट वर्ल्ड वाइड। As destination develop and changes over time, they go through different stage of growth, stagnation and potential decline. The tourism area life cycle (TALC) proposed by Professor Richard Butler in 1980 and provide a structure framework for understanding how tourist destination evolve based on the product life cycle model. It outlines 6 key stages of development and explanation involvement, development, consolidations, stagnations and decline or rejuvenation. पर्यटक एक सतत विकसित उद्योग है जो दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं, समाज जो और वातावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। जैसे जैसे गंतव्य समय के साथ विकसित और बदलते हैं, वे विकास, ठहराव और संभावित गिरावट को विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। 1980 में प्रोफेसर रिचर्ड बटलर द्वारा प्रस्तावित पर्यटन क्षेत्र जीवन चक्र यह समझने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है कि पर्यटन स्थल कैसे विकसित होते हैं। उत्पादन जीवन चक्र मॉडल के आधार पर यह विकास के 6 प्रमुख चरणों की रूपरेखा तैयार करता है, जैसे कि अन्वेषण, भागीदारी, विकास, समेकन, ठहराव और गिरावट या कायाकल्प। तो TALC मॉडल इज यूजफुल फॉर टूरिज्म प्लानर, बिजनेस एंड पॉलिसी मेकर एंड इट हेल्प प्रेडिक्ट ट्रेंड, मैनेज रिसोर्सेज एंड इंश्योर सस्टेनेबल टूरिज्म। तो यहाँ जो है ये स्थायी सुनिश्चित करने में मदद करता है कि मॉडल योजनाओं को, व्यवसायों को, निर्माताओं के लिए उपयोगी है। ये आप देख सकते हैं मॉडल को कि इन्वॉल्वमेंट एंड एक्सप्लोरेशन, एक इंट्रोडक्टरी एज होती है किसी डेस्टिनेशन को, तो फिर उसमें जो है लोगों का धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट होता है, एक्सप्लोरेशन होता है, फिर धीरे धीरे जो है वो ग्रो करता है, तो डेवलपमेंट स्टेज आती है। तो वो डेवलपमेंट की कंडीशन में यहाँ डेवलपमेंट स्टेज में पहुँचता है। फिर डेवलपमेंट से कंसोलिडेशन के बाद जो है आगे जो है ये स्टैग्नेशंस की स्थिति में, मतलब ये यहाँ पे पहुँचने के बाद, मतलब ये अपने चरम सीमा पे पहुँच चुका है पर्यटन,
तो रेजुविनेशन की स्थिति आ सकती है, मतलब वो अचानक और भी वहाँ पे टूरिस्ट का फ्लो बढ़ जाता है। जैसे वाराणसी में मैं आपको उदाहरण देता हूँ विश्वनाथ कॉरिडोर का। तो विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद से ऑलरेडी वाराणसी जो है एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन था, ये जगह जो है पे टूरिस्ट तो था ही, लेकिन अभी जो है वो टूरिस्ट का फ्लो जो है यहाँ पहुँच रहा है। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, तेज़ी के साथ जो है इसकी ब्रांडिंग हुई, इमेज बिल्डिंग हुई। लेकिन वहीं अगर कई बार जो है अगर डेस्टिनेशन पॉपुलर होते हैं, जैसे अभी आपने जम्मू कश्मीर का उदाहरण मैं आपको दूं, तो जम्मू कश्मीर में पिछले साल जो है कई करोड़ लोगों ने, 2 करोड़ से अधिक लोगों ने जो है वहाँ पे पहुँचे थे। अभी इस बार भी जो है खूब तेज़ी के साथ टूरिस्ट का फ्लो बढ़ा, और टूरिस्ट के फ्लो बढ़ने के बाद वहाँ पे एक एक घरों में इतनी कमाई होना शुरू हो गई कि लोगों ने अपने घरों को पेइंग गेस्ट हाउस के रूप में डेवलप किया, और प्रतिदिन एक एक टूरिस्ट से 4,000 5,000 रुपये का वो चार्जेज लेके कमरे को देते थे, और उसके कारण जो है उनके यहाँ तेज़ी के साथ पर्यटन बढ़ना शुरू किया। लेकिन एक इंसिडेंट ने वहाँ के टूरिज्म को डिक्लाइन कर दिया है, इमीडिएट डिक्लाइन। वहाँ पे घटना घटी, आतंकवादी गतिविधियों के कारण जो है आतंकवादियों ने वहाँ पे जब गोली मारी पर्यटकों के ऊपर, तो उसके कारण जो है टूरिज्म वहाँ पे सीधे डाउन हुआ। तो ये एक कैटेगरी है, कुछ ये जो लाइफ साइकिल है, इस लाइफ साइकिल के माध्यम से हम टूरिज्म के ग्रोथ को समझ सकते हैं। इंट्रोडक्टरी एज में वहाँ पे जब परिचय करा, तो उस टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, हम ग्रो करने के लिए फिर उस पर क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि उस डेस्टिनेशन की क्षमता क्या है, वो अट्रैक्शन पावर है कि नहीं, लेसर नोन है बट हैविंग कैपेसिटी टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट आर नॉट। तो लेसर नोन डेस्टिनेशन का इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद धीरे धीरे उसकी ब्रांडिंग हुई, इमेज बिल्डिंग हुई, फिर वो डेवलप करने लगता है। डेवलप करने के बाद वो एक सैचुरेटेड स्थिति में उसकी कैरिंग कैपेसिटी जितनी है उतना पहुंच जाता है। वहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी से अगर कोई हादसा होगा तब वो डिक्लाइन होगा, नहीं तो उस स्थिति में बनाए रखने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर और इमेज बिल्डिंग को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। तो टूरिज्म एरिया लाइफ साइकिल को हम अगर देखते हैं तो एक्सप्लोरेशन स्टेज एक एक करके उसका वर्णन हम करेंगे। एक्सप्लोरेशन स्टेज मतलब अन्वेषण चरण जिसको बोलते हैं, उसमें एक गंतव्य के पर्यटन विकास का प्रारंभिक चरण है, और यह आमतौर पर साहसी और स्वतंत्र यात्रियों को आकर्षित करता है जो अद्वितीय अनुभव चाहते हैं, आगंतुक क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के प्रति आकर्षित होते हैं। उसके बाद टूरिस्ट नंबर ऑफ जो है क्या करते हैं कि लो एंड वेजिटेशन स्पॉटिक होते हैं, उस जिसमें बहुत कम या कई पर्यटन विशिष्ट विकास नहीं है। उसके बाद स्थानीय निवासी आगंतुकों के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन पर्यटन सभी अभी तक एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक नहीं है वहाँ पे। ऑथेंटिसिटी इज प्रिजर्व्ड एज द एरिया हैज़ नॉट बी कमर्शलाइज्ड, अभी तक जो है उसकी प्रामाणिकता संरक्षित है क्योंकि क्षेत्र का व्यवसायीकरण नहीं किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर रिमोट आइलैंड्स जैसे समुद्र तटों पर थोड़ा मानव प्रभाव के साथ बेरोजगार द्वीप, बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं। अनडिस्कवर्ड आर्कियोलॉजिकल साइट, प्राचीन खंडहर केवल ध्वजोतकर्ताओं और स्थानीय लोगों के लिए जाना जाता है। उसके बाद एकांत झरने, गुफा या जंगल में बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वंडर्स हैं। चैलेंजेस क्या है कि लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी होती है, सीमित पहुंच बड़े पैमाने पर पर्यटकों को रोकती है। मिनिमम फैसिलिटी एट सर्विसेज, न्यूनतम सुविधाएं और सेवाएं यात्रियों को उत्साहित कर सकती है। लैक ऑफ रिकॉग्निशन मीन्स स्लो टूरिज्म ग्रोथ, मान्यता की कमी मतलब अगर नहीं है तो उसके प्रति जो है धीमी पर्यटन की विकास होगा। इन्वॉल्वमेंट स्टेज होता है, भागीदारी का चरण होता है। तो इन्वॉल्वमेंट स्टेज जो है महत्वपूर्ण स्टेज है। तो इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द टूरिज्म एंड स्टार्ट ऑफरिंग बेसिक सर्विसेज सच एज द एकोमोडेशन, फूड एंड गाइड टूर्स, स्मॉल बिजनेसेज। इसके जो है इमर्ज एंड अथॉरिटीज में बिगिन इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट टूरिज्म। इस स्टेज पे जो है क्या होता है कि पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास शुरू होता है, और आवास, परिवहन, छोटे भोजनालय आदि जो है वहाँ पे ओपन करना शुरू करते हैं। जो लोकल एक्टिविटी पार्टिसिपेट जनरेटिंग इनकम थ्रू टूरिज्म, वहाँ पे जो लोकल होस्ट पॉपुलेशन है वो टूरिज्म के कारण जो है इनकम जनरेट करना शुरू करती है। वहाँ होस्ट पॉपुलेशन की कमाई बढ़ने लगती है, इनरीच होने लगती है। गवर्नमेंट इन्वॉल्व बिगिंस विद स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट इन रोड एंड प्रमोशंस, और सरकार भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करने लगती है, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके कारण भी रोजगार बढ़ता है। और टूरिस्ट सीजन्स इमर्ज विद द पीक एंड ऑफ सीजन ट्रेंड्स, एक पर्यटन सीजन उभरता है जिससे पीक और ऑफ सीजन होते हैं, ट्रेंड
उस पर काम करने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रूरल विलेज, ग्रामीण गांव पहले अलग अलग तरफ समुदाय होम स्टे और सांस्कृतिक अनुभवों के लिए खुल रहे हैं। नेचर रिजर्व्स जैसे प्रकृति भंडार पर्यावरण पहल शुरू करने वाले संरक्षण क्षेत्र जो है बहुत पॉपुलर हैं। हिस्टोरिक टाउन्स, ऐतिहासिक शहर, उस विकास के साथ प्रामाणिकता को संतुलित करना, मैनेजिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इंक्रीजिंग विजिटर नंबर्स एंड इंश्योरिंग इक्विटेबल टूरिज्म बेनिफिट्स फॉर लोकल कम्युनिटीज। उसके बाद हम देखते हैं कि डेवलपमेंट स्टेज होता है, जो तीसरा चरण है विकास का। तो इस चरण में विकास के तेजी से बढ़ता है, विपणन प्रयास और बड़े पैमाने पर निवेश के कारण उच्च आगंतुक संख्या को आकर्षित करता है। इस स्टेज पे जो हम बताएं कि आपको क्या होता है कि तो टूरिज्म नंबर सर्ज फ्यूल्ड बाई प्रमोशनल कैंपेन, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होती है। प्रचार अभियान द्वारा ईंधन के कारण जो है वहाँ पे पर्यटकों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड इंक्लूडिंग मेजर होटल्स, रोड एंड एयरपोर्ट, और वहाँ पे बड़े बड़े होटल खुलने लगते हैं। जैसे अयोध्या का उदाहरण कि जैसे राम जन्मभूमि बनी पे शिलान्यास हुआ, तो उस शिलान्यास के बाद से वहाँ पे नए नए होटल खुलने लगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो वहाँ का पर्यटन जो है ग्रोइंग स्टेज पे पहुँच गया है, विकास की स्थिति में डेवलपमेंट स्टेज में पहुँच रहा है। उसके बाद लोकल कल्चर में चेंज एंड कमर्शलाइज इंक्रीज, स्थानीय संस्कृति बदल सकती है क्योंकि जो व्यावसायिकरण बढ़ता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन ग्रो विद रेगुलेशन एंड पॉलिसीज, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे बीच रिजॉर्ट्स, शहर लग्जरी छुट्टी स्थलों में बदल रहे हैं। एडवेंचर टूरिज्म हब, पर्यटन के चरम खेल, सफारी या पर्वत ट्रैकिंग या ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उसके बाद न्यूली पॉपुलर कल्चरल सिटीज, नए लोकप्रिय सांस्कृतिक शहर, पारंपरिक शहर, विरासत और त्यौहार पर्यटन के कारण उछाल का अनुभव कर रहे हैं। चैलेंजेस इसमें क्या है कि अति व्यवसायीकरण मौलिकता का नुकसान के लिए अग्रणी है। प्रदूषण और वनों की कटाई सहित उच्च पर्यावरण का प्रभाव। डिपेंडेंसी ऑन मास टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, बड़े पैमाने पर निर्भरता है। अर्थव्यवस्था को मंदी के प्रति संवेदनशीलता बनती जा रही है। कंसोलिडेशन स्टेज है, इस कंसोलिडेशन स्टेज में समेकन चरण होता है जब गंतव्य परिपक्वता तक पहुंचता है, जिसका अर्थ है कि विकास धीमा हो जाता है लेकिन पर्यटक संख्या स्थिर रहती है। पर्यटन अब एक प्रमुख आर्थिक चालक है वहाँ पे। इस स्थिति में पर्यटन उद्योग अच्छी तरह से विकसित सेवाओं के साथ अत्यधिक संरक्षित रखता है। डेस्टिनेशन में फेस इशू सच एज द ओवर क्राउडिंग एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन बूस्ट टूरिज्म बट कॉम्पिटिशन ग्रो। मेजर ब्रांड एंड फ्रेंचाइजी डोमिनेट, रिड्यूज लोकल ओनरशिप। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो है महानगरीय शहर हो जाता है। फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन, वो बहुत प्रसिद्ध आकर्षण का केंद्र बन जाता है। वाइल्ड लाइफ रिजर्व जैसे वन्यजीव रिजर्व, बड़े पैमाने पर इको टूरिज्म को प्रबंध करने वाले पार्क आदि हैं। चैलेंजेज मेंटेनिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज को मेंटेन करना एक चैलेंज होता है। प्रिवेंटिंग लोकल डिसप्लेसमेंट, मतलब लोकल जो कल्चर है उसको बदलने, उसको रोकने में कठिनाई आने लगती है। अडॉप्टिंग द मार्केट शिफ्ट एज ए न्यू डेस्टिनेशन इमर्ज ग्लोबली, और वहाँ की मार्केट जो ग्लोबली जो चेंज हो रही है उसमें कठिनाई आने लगती है। जो पांचवा स्टेज है स्टैग्नेशन स्टेज, ठहराव का चरण है। इसमें जो है पर्यटन जो है ठहराव की स्थिति में आ जाता है, लेकिन इसका इस स्तर पे भी जो है गंतव्य के पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ साथ संघर्ष करता है। विकास धीमा हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में डिटोरिएट ड्यू टू द एक्सक्लूसिव यूज, ज़्यादा यूज करने से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है खराब भी होने लगता है। ओवर क्राउडिंग लीड्स टू विजिटर डिससेटिस्फैक्शंस, भीड़ भाड़ से आगंतुकों में असंतोष होने लगता है। जैसे उसका उदाहरण जो है कई बार वाराणसी में मंदिरों के पास या घाट के किनारे देखने को मिलता है गंगा आरती के समय। तो उदाहरण के लिए ओवर क्राउडिंग, बीच रिजॉर्ट्स, हिस्टोरिक सिटीज़ हैं, नेचुरल अट्रैक्शंस हैं, ये कुछ उदाहरण है उसके लिए। उसके बाद डिक्लाइन रिजुनेशन स्टेज, गिरावट या कायाकल्प चरण। इस स्तर पर एक गंतव्य दो संभावित परिणामों को सामना करता है, गिरावट या कायाकल्प होगा। उसका डिक्लाइन या तो पतन होगा, जैसे कि पर्यटन की संख्या गिरती है क्योंकि आगंतुक नए अनुभव करना चाहते हैं, और इकोनॉमिक डाउनटाउन फोर्स होता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। लॉस ऑफ आइडेंटिटी इसका कारण बनती है। रेजुलेशन कायाकल्प में सस्टेनेबल टूरिज्म इनिशिएटिव, रीस्टोर इन्वायरमेंटल क्वालिटी उसकी बढ़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट इनहेंस द विजिटर एक्सपीरियंस एंड न्यू अट्रैक्शन डाइवर्सिटी टूरिज्म ऑफरिंग एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड रिवाइटलाइजेशंस एफर्ट्स। उदाहरण के लिए सांस्कृतिक त्योहारों और पर्यटन कार्यक्रमों के साथ खुद को पुनर्जीवित करने वाले शहर। चैलेंजेस जो चुनौतियां हैं इसकी जो है उनको अभिनव समाधान खोजना, संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना, नए पर्यटन रुझानों के अनुकूल जैसे डिजिटल अनुभवात्मक यात्रा का जो है ध्यान रखना, ये कुछ जो है इसके उदाहरण है। पर्यटन को बढ़ाने के लिए इस जो लाइफ साइकिल चक्र है, इस लाइफ साइकिल चक्र को ठीक प्रकार से ध्यान देते हुए हम डेस्टिनेशन को
प्रमोट करने की प्रक्रिया में सतत लगे रहते हैं, कंटिन्यूसली अगर लगे रहते हैं, तो हमको यह पाते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है डेस्टिनेशन को ग्रो करने में। और वो डेस्टिनेशन डाउन ना हो, उसमें जो है इस मॉडल के थ्रू हम समझते हैं कि किन कारणों से डाउन होता है वहाँ पे पर्यटन को, तो उसको पहले से ही तैयार होकर रोका जा सकता है। उन जो कमियां हैं, उन कमियों को पहले से दूर किया जा सकता है, और दूर करके ओवरऑल डेस्टिनेशन की जो है जीवंतता को बनाए रखना एक बहुत ही बड़ा चुनौती होती है। और उस चुनौती के लिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो मॉडल है, जीवन चक्र है टूरिज्म एरिया लाइफ साइकिल का, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इस मॉडल के माध्यम से हम किसी भी डेस्टिनेशन को डेवलपमेंट में सहयोग कर सकते हैं, और उस डेवलप्ड डेस्टिनेशन को, उसकी इमेज को बनाए रखने में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो आज आप सभी ने जो है इस लेक्चर को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। यहीं पे मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद।